हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस में, जिसमें हम आपको लगातार सेट नंबर 3 आपको दे रहे हैं। इसके पहले सेट 1 और सेट 2 चल चुका है, जिसे आप केसरिया कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हम इस पे आपको जीके और साइंस का क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें से डिटेल सॉल्यूशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं कम टाइम में, क्योंकि समय भी कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता है। अब एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और वो भी ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्ज़ाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो। कहने का मतलब है वैसा क्वेश्चन होना चाहिए कलेक्शन जिसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, और लगातार एग्ज़ाम में ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए। तो लगातार हम सेट प्रैक्टिस आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो, आप तो 2 सेट प्रैक्टिस को देखे होंगे आप लोग, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल एग्ज़ाम को लेके काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, तो आप अपने जैसे और स्मार्ट स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट के पास इसे पहुंचाने का कोशिश कीजिए, यानी इसे शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि और जेन्युइन स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम बार बार आपको चर्चा करते हैं कि आप जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, तो अगर आपको टाइम है आपके पास, तो निश्चित तौर पर आप ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस को वरीयता देंगे, क्योंकि ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ऑफलाइन अगर सेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो वहाँ रंगने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। रंगने की समस्या से छुटकारा कहने का मतलब है कि आप वहाँ जो गलती होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कभी कभी अच्छे स्टूडेंट का रोल नंबर तक गलती हो जाता है रंगने में, और क्वेश्चन को रंगने में तो आमतौर पर 2-4 गलती हो जाता है। भले ही अच्छा करके आ जाते हैं तो 2-4 नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक आधा नंबर से नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में काफ़ी मायने रख जाता है। तो आप, अगर आपको टाइम है तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 सेट ऑफलाइन मारने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहे और वहाँ आपका एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस ही करेंगे, लेकिन जब भी सेट प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप उसको रेगुलर सॉल्यूशन देखने का कोशिश करेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे, और खुद से भी उसको एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको हमारे टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपको लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसके पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केसरिया कंपटीशन क्लास को आगे बढ़ाइएगा, और बेरोजगारी को दूर भगाना है। क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए परिसीमन आयोग, ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी जनगणना आयोग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिसीमन आयोग। ध्यान देंगे, परिसीमन आयोग का गठन जो करता है आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी तक परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ है, 1952 में, इसके अलावा 1963 में, इसके अलावा 1973 में और 2002 में। अभी तक 4 बार राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन है बजट घाटा, ऑप्शन नंबर बी राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटा, जो कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योगफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? ये तो निश्चित तौर पर एकात्मक हो सकती है। अब संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में समझेंगे क्या अंतर है। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब होता है कि केंद्र सरकार की सत्ता और राज्य सरकार की सत्ता मिलकर कार्य करती है, नियम कानून बनाती है, तो उसे संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और एकात्मक व्यवस्था तब हो जाती है जब राज्य सरकार को कानून बनाने के दायरे से अलग कर दिया जाता है और केवल नियम कानून केंद्र सरकार ही बनाता है। और ऐसा परिस्थिति तब होता है जब भारत पर अनुच्छेद 352 या कहेंगे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया जाता है, अनुच्छेद 352 लागू कर दिया जाता है।
जिसे बाहरी संकट की समस्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी संकट के समय संघात्मक व्यवस्था जो भारत की होती है वो एकात्मक हो जाती है और नियम कानून जो होता है वो केंद्र सरकार बनाता है केवल। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग नहीं कर सकता है? तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है पंचायतों का चुनाव करवाना, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ऑप्शन नंबर सी मतदाता सूची तैयार करना और ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। तो भारतीय चुनाव आयोग का मतलब होता है इंडियन इलेक्शन कमीशन, केंद्र का चुनाव आयोग, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 12 में और अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। क्लियर। अब देखेंगे तो कार्य भारतीय चुनाव आयोग, इसमें पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग या इंडियन इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है, बल्कि पंचायतों का चुनाव करना राज्य का चुनाव आयोग करता है। राज्य का चुनाव आयोग इसकी जिम्मेवारी लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं होता है, बल्कि राज्य का चुनाव आयोग का यह काम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर ध्यान देंगे तो पांचवा क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ऑप्शन है डी आर गॉडगिल, ऑप्शन नंबर बी है बी के आर बी राव, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन नंबर डी बाई बी अलग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के आर बी राव के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था, किसने अनुमानित किया था, तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने करवाया था। राष्ट्रीय आय की संकल्पना सर्वप्रथम अनुमानित जो किया था दादा भाई नौरोजी, वो 1868 ईस्वी में, और उस समय का भारत का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 20 रुपया थी। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय की संकल्पना सर्वप्रथम भारत में किसने तैयार की थी, तो दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में। लेकिन यह क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था, वो है बी के आर बी राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है, दूसरा सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में किया जाता है। क्लियर है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? ऑप्शन है जी टेलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ई पी ऑडम के द्वारा, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकेल और ऑप्शन डी ए जी टांसले के द्वारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम ए जी टांसले के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अर्नेस्ट हैकेल जो है पारिस्थितिकी तंत्र की अगर चर्चा करेगा, इकोसिस्टम की अगर चर्चा करेगा, क्लियर, तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र ए जी टांसले। अब इकोसिस्टम नामक शब्द की संकल्पना की बात कहा जाए या पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग की बात किया जाए तो ए जी टांसले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पारिस्थितिकीय की अवधारणा यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट हैकेल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तब इसका आयतन क्या हो जाएगा? अब यह मात्रा ये नहीं देखेंगे कि 1 लीटर पानी है या 10 लीटर पानी है, उससे आपको नहीं लेना देना है। आपको लेना देना है कि जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाएंगे तो ऐसे स्थिति में इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो इसका आयतन जो होगा 4 डिग्री पर, इसका आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री पर सबसे कम होता है और 0 डिग्री पर जल का आयतन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर।
यहाँ पर आयतन कम होता है और यहाँ पर आयतन अधिक होता है। अब कह रहा है 4 डिग्री से 0 डिग्री पर ले जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा, जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जल का आयतन जो होगा वो बढ़ जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता है? आंख के पारदर्शी अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पारितारिका यानी आइरिस, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल यानी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी पुतली यानी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया, या अंग्रेजी में भी इसको कॉर्निया ही कहा जाता है। थोड़ा सा फिगर समझेंगे इसमें। फिगर में क्या है कि आगे का अग्रभाग ये जो देख रहे हैं, आगे का भाग, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट कलर का भाग जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है कॉर्निया, और सबसे आगे का पारदर्शी भाग होता है। कॉर्निया सबसे आगे का आंख का पारदर्शी भाग होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कॉर्निया हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देंगे, परितारिका यानी आइरिस कौन होता है, तो आइरिस वह भाग होता है जहां से प्रकाश सबसे पहली बार आंख में प्रवेश करता है। क्लियर। दृष्टिपटल यानी रेटिना पीछे का हिस्सा होता है जहां पर दृष्टि पड़ता है, सबसे पहले फिगर बनने का काम होता है। और पुतली यानी प्यूपिल कहा जाता है कि यह लेंस के आगे का भाग जो होता है, ब्लैक कलर का ये जो भाग होता है, वह पुतली कहलाता है। यही प्रकाश के सामंजस्य को यही प्यूपिल जो होता है, पुतली जो होता है, वो बनाए रखता है। सॉरी, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया होता है अग्र पारदर्शी भाग आंख का। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, या संसद के अधिनियम के द्वारा। आपका आंसर होगा संसद के अधिनियम के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर। अगर देखेंगे ये तो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, लेकिन केवल लोक सेवा आयोग की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसकी चर्चा की गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता इसमें से नहीं है? यदि 3 इसमें से विशेषता होगा और एक कौन है जो इसकी विशेषता नहीं है? संघीयता ऑप्शन नंबर ए में, मूलभूत अधिकार ऑप्शन नंबर सी सत्ता का विभाजन, या एकात्मक प्रणाली। कौन है जो भारत के संविधान की विशेषता इसमें से नहीं होती है? क्लियर। तो इसको थोड़ा समझेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सा आता है इसको समझ लेंगे। संविधान की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मकता की ओर झुकाव है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्याय, ये सभी संविधान की विशेषता है, तो ये सबको याद रखेंगे। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है और स्वतंत्र निकाय है। इसके अलावा नम्र और कठोर का समन्वयन है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, विभिन्न स्रोतों से विहित किया गया है और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कहीं भी चर्चा आपको ये नहीं मिलेगा कि एकात्मक प्रणाली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकात्मक प्रणाली यहाँ पर नहीं किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए है सतत विकास, आजादी का अमृत महोत्सव, त्वरित दृष्टिकोण, या प्रगतिशील भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय है। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी?
ऑप्शन है चेलैया समिति, एल के झा समिति, नरसिंघम समिति या केलकर समिति। तो चेलैया समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। अब देखेंगे चेलैया समिति ने सेवाओं पर कर सबसे पहली बार कब लगाया था, तो 1994 से 1995 ईस्वी में कर लगाया था और मुख्यतः 3 सेवाओं पर कर लगाया था। एक तो टेलीफोन पर, 3 सेवाओं पर, टेलीफोन पर, बीमा पर तथा शेयर बाजार पर। 3 सेवाओं पर चेलैया समिति ने सर्वप्रथम 1994-95 में कर लगाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ जाता है। छोटी वस्तुओं का मतलब होता है वैसी वस्तु जो केवल मजबूरी में खरीदा जा रहा है, क्योंकि आय कम है तो ये वस्तु से भी काम चलाया जा सकता है, इसलिए इसको खरीदा जा रहा है। जब आय बढ़ जाती है तो छोटी वस्तु के मांग पर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का डिमांड उसका कम जाता है, छोटी वस्तुओं का डिमांड कम जाता है और अच्छे वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाता है। तो छोटी वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव हो जाता है जब आय बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है। क्लियर। ऑप्शन है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, परागकोश यानी एंथर, अंडाशय यानी ओवरी और ऑप्शन डी है बीजांड यानी ओव्यूल। तो ओवरी जो होता है वो विकसित होकर फल बन जाता है और बीजांड जो होता है ना, बीजांड ओव्यूल, ये बीज बन जाता है। फल का बीज जो होता है वो बीजांड होता है, जबकि अंडाशय जो होता है वो फल बन जाता है। क्लियर। अगला, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। कौन कौन एंजाइम? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है। क्लियर। अब इसमें समझेंगे, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। यही कारण है कि अग्नाशय से ये पाचक रस इसे कहा जाता है या अग्नाशयी रस भी इसे कहा जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय होगा। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई थी। ऑप्शन ए में है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या स्टॉकहोम सम्मेलन से। तो ऑप्शन होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो क्योटो शहर जापान में आयोजित किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर। और यह जो अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया था, लेकिन लागू इसको कब किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को? तो लागू किया गया था इसे 16 फरवरी 2005 को। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। दरअसल ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था क्योटो जापान शहर में। तो ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला, वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। ऑप्शन है के वेणुगोपाल, चेतन शर्मा, तुषार मेहता या मुकुल रोहतगी। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए के वेणुगोपाल। वर्तमान समय में अभी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल की अगर बात किया जाए तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। क्लियर। चेतन शर्मा की बात किया जाए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन का अधिकार, जीवन का अधिकार
या संगठित होने का अधिकार। तो भारत के संविधान के अनुसार किसी भी आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद को निलंबित या वैन प्रतिबंधित किया जा सकता है। 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, जिसमें जीवन का अधिकार की चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ओडिशा, झारखंड, बिहार या असम। आपका आंसर होगा बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर, स्वर्ण पदक जीता है। और इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वां संस्करण का समारोह हुआ कहाँ था? तो दिल्ली का प्रगति मैदान में हुआ था। क्लियर, इसका थीम भी अगर ध्यान रहेगा तो थीम भी याद रखिएगा। थीम था आत्मनिर्भर भारत। क्लियर। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा अगर यदि जो किया जाए, देखा जाए संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा, तो अनुच्छेद 316 में के 2 में इसके सदस्यों के कार्यकाल की चर्चा किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा 316 में, लेकिन 316 के 2 में इसके सदस्यों के कार्यकाल की चर्चा किया गया है, जो 6 वर्ष की आयु और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। क्लियर, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 28 सितंबर 1940, 28 नवंबर 1940, 20 सितंबर 1940, 20 नवंबर 1940। ऑप्शन नंबर बी, 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में शुरू की गई थी। अगला है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस राज्य के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र राज्य के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है काठमांडू, बी ढाका, सी नई दिल्ली और डी कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो वर्तमान समय में काठमांडू में स्थित है। क्लियर, सार्क देश की अगर स्थापना की बात किया जाए कि कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। क्लियर, इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना। देखा जाए पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी पहली बैठक ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। अगला है, कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं है? हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, ऑरेंकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, विष विज्ञान पैथोलॉजी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष विज्ञान पैथोलॉजी से संबंधित नहीं है। विष विज्ञान जो होता है वह टॉक्सिकोलॉजी होता है। टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान होता है, जबकि पैथोलॉजी जो होता है वो रोग विज्ञान होता है। क्लियर, तो आप आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था, जिसे बीएसएफ कहा जाता है, 1 दिसंबर के दिन। क्लियर, 1 दिसंबर के दिन। अगर इसका मुख्यालय की बात किया जाए, बीएसएफ के मुख्यालय की बात किया जाए, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्लियर। अगला, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे, याद रखेंगे, राज द बब्बर भीरू, राज द बब्बर भीरू। रा से राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से। क्लियर। अगला, इनमें से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए में है शरद कुमार लिम्बाले, मोहन कृष्ण बोहरा, सी में नितिन राकेश या असगर बजाहत। तो असगर बजाहत को उनकी पुस्तक महाबली के लिए, उनकी पुस्तक महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला है, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन या सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर। अगला, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन की 20वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में या पाकिस्तान में। ऑप्शन ए होगा उज्बेकिस्तान में 22वीं बैठक का आयोजन SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का 22वीं बैठक का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में, जबकि 21वीं बैठक की बात किया जाए तो ताजिकिस्तान में हुआ था। क्लियर। 21वीं बैठक ताजिकिस्तान में। अगला, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में EVM का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम ऑप्शन ए में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। खूब क्वेश्चन पूछता है। केरल राज्य में EVM का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में किया गया था। अगला है, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, कुश्ती, शूटिंग या टेबल टेनिस। तो भावना पटेल जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहला रजत पदक दिलाया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर। अगला, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, नीलम संजीव रेड्डी, एम अनंत शयनम आयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन डी होगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला है, मानव त्वचा में कितनी परत पाई जाती है? तो मानव त्वचा में कुल ऑप्शन है 4 परत, 1 परत, 3 परत या 2 परत। तो ऑप्शन नंबर सी 3 परत मानव की त्वचा में पाया जाता है। कौन कौन होता है? एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है तथा हाइपोडर्मिस होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में साबरमती की नदी के किनारे किया था। सेवाग्राम की अगर बात किया जाए तो सेवाग्राम की स्थापना की अगर बात किया जाए तो सेवाग्राम की स्थापना महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम जिसे कहा जाता है 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद में किया गया था सत्याग्रह आश्रम। इसके अलावा विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन में 1921 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे 1921 ईस्वी में शांति निकेतन में किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। अगला है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन है बांकीपुर जेल, छपरा जेल, मुजफ्फरपुर जेल या हाजीपुर जेल। तो छपरा जेल जो है वहां पर 1930 ईस्वी में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी थी। अगला है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? ऑप्शन है 1922, 1924, 1926 या 1930 ईस्वी में। गांधी दास पैक्ट की स्थापना कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 6 नवंबर 1924 ईस्वी को। 6 नवंबर
1924, ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में गांधी दास पैक्ट हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किसका मिश्र धातु बना होता है? ऑप्शन ए में सीसा और लोहा, टीन और लोहा, सीसा पारा या सीसा और टीन। ऑप्शन नंबर डी होगा सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अच्छे कैटेगरी का, अच्छे गुण वाला फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? तो वह टीन का बना होता है। थोड़ा सस्ते फ्यूज तार जो होता है या जनरली फ्यूज तार का इस्तेमाल सीसा और टीन के मिश्र धातु का उपयोग करके बनाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग हो जाता है। रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है भाई? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसीथीमिया या ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीसीथीमिया हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयोग होता है? टंगस्टन का प्रयोग, नाइक्रोम का प्रयोग, कांसा का प्रयोग या इस्पात का प्रयोग? कौन सा ऑप्शन होगा बिजली के हीटर में? बिजली के हीटर में नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, गलनांक जो होता है वो, इसका गलनांक जो होता है, इसकी बात करेंगे तो गलनांक उच्च होता है। गलनांक इसका उच्च होता है, यही कारण है कि बिजली के हीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नाइक्रोम की बात करें तो यह निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, जिसमें निकेल जो होता है, निकेल जो होता है वो 80% होता है और क्रोमियम जो होता है वो 20% होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दाब बैरोमीटर को मापता है, ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर पायरोमीटर को, ऑप्शन नंबर सी तापमान थर्मामीटर और भूकंप सिस्मोग्राफ। कौन सा आंसर गलत होगा? तो विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो विभवांतर पायरोमीटर को नहीं मापता है। पायरोमीटर को अत्यधिक तापमान को मापने के लिए या सूर्य के प्रकाश के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विभवांतर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किन देशों के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, ऑप्शन सी में न्यूजीलैंड फ्रांस, ऑप्शन डी में जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो तजूनी का अनावरण जो 2023 के शुभंकर का किया है महिला फीफा महिला विश्व कप में, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। 1 टेराग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 टेराग्राम कहते डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा टेरा पेटा गीगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। याद रखेंगे, डेका जो होता है कितने ग्राम के बराबर कह रहा है, तो आप याद रखेंगे डेका जो होता है 10 पर पावर 1 ग्राम के बराबर, 10 पर पावर 2 ग्राम के बराबर, किलो 10 पर पावर 3 ग्राम के बराबर, मेगा 10 पर पावर 6 ग्राम के बराबर, गीगा 10 पर पावर 9 ग्राम के बराबर, टेरा 10 पर पावर 12 ग्राम के बराबर होता है और पेटा 10 पर पावर 15 ग्राम के बराबर तथा हेक्सा 10 पर पावर 18 ग्राम के बराबर होता है। तो आपका 1 टेराग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 पर पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, ऐसा क्यों किया गया? ऑप्शन है कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों का स्वराज मिलना चाहिए इसलिए उसका बहिष्कार हुआ, और ऑप्शन डी है सदस्यों के बीच मतभेद था इसलिए उसका बहिष्कार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर है
साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे और यही कारण इसका भारत में विरोध किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम या पारा। तो ऑप्शन होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट। क्लियर, मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट। ध्यान देंगे एक चीज और, यूरेनियम कार्नेलाइट से याद रखेंगे कि कार्नोटाइट एक आता है, कार्नोटाइट एक अयस्क है। यह कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क होता है, जबकि कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है। काफी क्लोज है, ध्यान रखेंगे। कार्नेटाइट यूरेनियम और कार्नेलाइट मैग्नीशियम। अगला है किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है नेप्थेलिन, बेंजोइक एसिड, कपूर या फिटकिरी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। फिटकिरी का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। कपूर, नेप्थेलिन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड यानी NaCl, ये सभी का शुद्धिकरण जो होता है वो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सरोजनी नायडू को, एनी बेसेंट को, सुचेता कृपलानी को या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला कहा था, सरोजनी नायडू को। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 ईस्वी को कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है बिहपुर में, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी पटना सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी तारापुर में। कहां हुई थी? तो ध्यान देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है, इस बात को भी ध्यान देंगे, थोड़ा क्वेश्चन पर जोर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है। क्लियर। आपका आंसर यहाँ पे तारापुर में, जो बिहार के मुंगेर में स्थित है, तारापुर में 15 फरवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। तारापुर मुंगेर में हो गई थी। और पटना सचिवालय वाला हुआ था 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में आंदोलनकारी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है? तो मात्र एक ही परिस्थिति में, बाकी सभी में, सभी परिस्थिति जो होता है उसमें वास्तविक एवं केवल एक परिस्थिति होता है वास्तविक एवं सीधा आभासी एवं सीधा बनने के लिए, और वो होता है फोकस एवं ध्रुव। ऑप्शन है जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, ऑप्शन नंबर बी वस्तु अनंत पर हो, ऑप्शन नंबर सी वस्तु अवतल दर्पण केंद्र और फोकस के बीच में हो, या जब वस्तु, ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव पर हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव पर हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बाकी सभी परिस्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? तो उसको ध्यान रखेंगे कि बाकी सभी परिस्थिति में उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। क्लियर। केवल एक परिस्थिति में बदलता है। आभासी और सीधा कब हो जाता है? जब अवतल दर्पण पर वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। अगला, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करता है? क्लियर। मानव शरीर में सैनिक का कार्य करता है। ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स या इरिथ्रोसाइट। ध्यान देंगे
हमारे रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्लियर, यही 3 कोशिका है। अब देखेंगे आरबीसी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स इसका रासायनिक इसका नाम है, जबकि डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो इसमें से डब्ल्यूबीसी को मानव की कोशिकाओं को मानव शरीर में सैनिक के रूप में जाना जाता है, प्रहरी कहा जाता है, मानव शरीर का प्रहरी कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स को, यानी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट्स। अगला है, इसमें से कौन सा वास्तविक मछली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्टारफिश, बी जेलीफिश, सी डॉगफिश और डी समुद्री घोड़ा। कौन होता है जो वास्तविक मछली का उदाहरण होता है? तो स्टारफिश की अगर बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि जेलीफिश को शामिल किया जाता है सिलेंट्रेटाबर्ग। क्लियर, और डॉगफिश जो होता है उसे कार्टिलीजियस यानी उपास्थीमीन कहा जाता है, कार्टिलेजियस। जबकि समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो होता है वह एक वास्तविक मछली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक मछली का उदाहरण है समुद्री घोड़ा। क्लियर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल जनित रोग इसमें से नहीं है? ऑप्शन है हैजा, चेचक, पीलिया या टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जल जनित रोग नहीं है, वो है चेचक। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम हो सकता है या कौन सा परिणाम सही है? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ये तो बात बिल्कुल सही है, वस्तु का भार शून्य होगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कहीं भी चल जाए, किसी भी जगह चल जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, द्रव्यमान निश्चित होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह कौन होता था? अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। क्लियर, जिसमें से ऑप्शन है अमात्य, सचिव, पेशवा या सुमंत। कौन था जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था? अमात्य को ध्यान रखेंगे तो ये तो वित्त मंत्री था, अमात्य वित्त मंत्री था। सचिव जो होता था वो पत्राचार विभाग की देखरेख करता था, पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। क्लियर, अगर ध्यान देंगे पेशवा तो ये तो प्रधानमंत्री होता था। क्लियर, जबकि सुमंत जो होते थे वो विदेशी मामलों की देख रेख करता था। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? सबसे बड़े नहरों के जाल, ध्यान देंगे, सबसे बड़े नहरों का जाल किसने बिछाया था? क्लियर, तो सबसे बड़े नहरों का जाल जो बिछाया था वो था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो नहरों का निर्माण करने वाला शासक था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन आपका है एड्रेनलिन जो तनाव की स्थिति में हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है यानी खुशियां देने वाला हार्मोन होता है, या इंसुलिन उच्च रक्तचाप से है। तो आपका आंसर होगा इंसुलिन जो है उच्च रक्तचाप से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इंसुलिन का काम होता है शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है?
इस्पात ऑप्शन है, पीतल है, कांसा है, तांबा है। तो इस्पात जो होता है वो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, तो ये तो मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है, लेकिन तांबा किसी भी प्रकार का मिश्र धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन असत्य कथन है? स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ था, ये बात सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी बात सही है, देश थी। गुप्त काल में भू राजस्व उपज का 1/4 से 1/6 भाग कर लिया गया था, ये भी बात सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जितने भी थे वो हिंदू धर्म के न होके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्लियर? तो ऑप्शन आपका डी ही गलत हो जाएगा। अगला है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपका है राकापोशी, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट या माउंट एकाकागुआ। तो आपका आंसर होगा राकापोशी। राकापोशी जो है वह लद्दाख श्रेणी का पर्वत है, ढाल है, लद्दाख श्रेणी की ढाल है जो सर्वाधिक तीव्र ढाल है विश्व की। अगला है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आपका ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी को लोहा की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922 ईस्वी में बारदोली नामक स्थान पर स्थगित करने की बात महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी बारदोली हो जाएगा। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु या कालाशोक। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। क्लियर? राजगृह में करवाया गया था। अगला है, रेल यात्रियों के लिए खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वह जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई है, वह मिशन है मिशन अमानत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन है आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी है जेम्स जीन, सी पाइथागोरस या डी आर्यभट्ट। तो सबसे पहले पृथ्वी गोल है पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था, जबकि पृथ्वी नारंगी की तरह है इन्होंने आइजक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह है। क्लियर? अगला, भारत की जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन 1951, 1961, 1921 या 1971। तो ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी को भारतीय जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर 1921 ईस्वी में कोई भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी भारत की, बशर्ते और कमी आई थी। क्लियर? तो इसलिए इसे विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला है, कौन इसमें से है जो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए में है बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र और डी मंगल। तो शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है, जबकि बाहर के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को एक्सटर्नल प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतियन ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के लिंगानुपात वाला जिला सर्वाधिक, कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? तो वो है किशनगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। क्लियर? तो किशनगंज में 971 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। तो किशन सर्वाधिक
शिशु लिंगानुपात वाला जिला बिहार का है। क्लियर है। कटिहार दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 961 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। क्लियर। जबकि तीसरा स्थान आता है गया का, जो 960 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। पूरे बिहार के लिंगानुपात की बात किया जाए, बिहार का, पूरे बिहार का लिंग अनुपात की बात किया जाए, लिंगानुपात की बात किया जाए तो 918 है। जबकि शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए पूरे बिहार का, तो याद रखेंगे शिशु लिंगानुपात में याद रखेंगे कि पूरे बिहार का 935 है। क्लियर। अगर याद रखेंगे कि तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज था, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वैशाली। क्लियर। 904 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो हरिके बांध है जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहलाता है। क्लियर। और इस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है, राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। क्लियर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इसका उद्घाटन की अगर बात किया जाए, इस इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटन की अगर बात किया जाए कि उद्घाटन कब किया गया था, तो 1958 ईस्वी में 31 मार्च के दिन किया गया था। 31 मार्च के दिन 1958 ईस्वी को किया गया था। अगला है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु को ही मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, जो 15 सितंबर से शुरू होता है और 15 दिसंबर तक जारी रहता है। अगला है, किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? वो है किस शहर, ग्वाडलजारा शहर किस देश में है? मलेशिया में, सिंगापुर में, मालदीव में या मैक्सिको में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन नंबर सी विंध्य तंत्र, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना तंत्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ तंत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण भारत में खनिज युक्त रॉक तंत्र है। अगला है, इनमें से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं रहा था? ऑप्शन है अलबरूनी, अमीर हसन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी उत्वी। तो उत्वी, फिरदौसी और अलबरूनी तीनों तो गजनी के दरबार का दरबारी कवि रहा था, लेकिन अमीर हसन गजनी के दरबारी कवि नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान करिए। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये लक्षद्वीप पर्णपाती वन नहीं है बल्कि सदाबहार वन है, सदाबहार वन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये था हमारा 75 क्वेश्चन बीएसएससी का सीजीएल का सचिवालय सहायक का क्वेश्चन। आप लगातार से प्रैक्टिस को देखने का प्रयास करेंगे, सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल हो तो अगले स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइएगा, यानी शेयर कीजिएगा, ताकि केसरिया कंपटीशन क्लास आगे बढ़ सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को जोड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे पर बरकरार रखिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से बरकरार रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।